माननीय राजा भैया। देखिए, सभी दलीय नेताओं की भावनाओं से अपने आप को संबद्ध रखते हुए आपको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपके निर्वाचन के समय हम लोगों ने कहा था कि आपका ये कार्यकाल ये नई परंपराओं का, कीर्तिमानों का कार्यकाल हो, ये हम सभी की शुभेच्छा थी। उसी तरह की आपकी कार्यशैली है और ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। श्रीमान, एक निवेदन है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कभी कुछ देंगे नहीं। वो शास्त्रों में कहा गया है निपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, तो आगे का नहीं कहेंगे। लेकिन श्रीमान, इतना विचार जरूर किया जाए कि 403 विधायक हैं और इसमें कोई सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है। मार्च 2023 को यूपी विधानसभा सदन में राजा भैया ने विधायक निधि को लेकर बात की। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा और कहा कि 403 विधायकों के परेशानियों की बात रखी। साथ ही पेयजल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से बजट का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि घुटने के डॉक्टर से दांत के दर्द की दवा का जिक्र किया। विधायक निधि को लेकर कहा कि जितनी हमें दी जाए उसकी को घोषणा की जाए ताकि जनता को सही संदेश जाएगा। यूपी विधानसभा सदन में राजा भैया ने विधायक निधि को लेकर बात की। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा और कहा कि 403 विधायकों के परेशानियों की बात रखी। साथ ही पेयजल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से बजट का अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि घुटने के डॉक्टर से दांत के दर्द की दवा का जिक्र किया। विधायक निधि को लेकर कहा कि जितनी हमें दी जाए उसकी को घोषणा की जाए ताकि जनता को सही संदेश जाएगा। अगर सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र में पेयजल के लिए हैंडपंप की आवश्यकता है, भले आप सदन में मत घोषणा करिए, लेकिन आप जहां से होना है वहां इसको अवश्य हम लोगों की बात पहुंचाइए। क्योंकि अगर आपसे कुछ कहते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का एक बड़ा ही चुप करा देने वाला एक वक्तव्य है कि तुम घुटने के डॉक्टर से जो है दांत के दर्द की दवा मांग रहे हो। तो हमने कहा कि या तो दांत के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए और या दांत के डॉक्टर से दांत के दर्द की दवा। और श्रीमान, जहां तक जीएसटी की बात है, इतना अवश्य है कि जो भी हम लोगों के हाथ में विधायक निधि आए वो उतना ही जो है बाहर संदेश जाना चाहिए। अलग अलग ढंग से जीएसटी को लोगों ने जोड़ा है। कोई कह रहा है 18% तो 4.25 है तो 4 मिलेगा, 3.25 मिलेगा, जो भी मिले आपकी तरफ से यही आना चाहिए कि इतनी विधायक निधि है और ये हमने या तो जीएसटी मुक्त करके पूरा 5 करोड़ दे दीजिए, और नहीं तो 4 करोड़ अगर मिल रहा है तो उसको 4 ही करोड़ बताया जाए, 5 करोड़ न बताया जाए, क्योंकि जनता ये समझेगी कि हमको बहुत। और ये श्रीमान पूरे सदन की भावना है। इसके साथ ही विधानसभा के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान, एक मांग छोटी सी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आई है कि जितने दिन सदन चलता है इनको पौष्टिक आहार भत्ता पुलिस कर्मियों के बराबर दिया जाना चाहिए। इस पे आप कृपा पूर्वक विचार करें, यदि संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विधानसभा का माननीय श्री उमाशंकर सिंह, ये हो जाएगा, ये करवा देंगे। ये से हम लोग नहीं समझ पाए, जीएसटी, हैंडपंप, या कृपया स्पष्ट कर दो हम लोग। ये सुरक्षा कर्मियों वाला। लेकिन जिस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, आज उसी के साथ आप मिलकर के क्या काम कर रहे हैं और क्या करते रहे, क्या करते रहे आप लोग। तो हमारे बजट पर, हमारी सप्लीमेंट्री डिमांड पर आपने उंगली उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है। आपने सुनी होगी, 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के
हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है, तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, कहां गया 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रहेगी, 27 में सपा चट। 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया। और मैं तो आप सबसे कहूंगा, एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां, कौन खा गया, खाने वाले लोग कौन है 1 लाख का। दूसरा संविधान का गला घोंटने वाले लोग कौन थे, और कहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो संविधान समाप्त कर देंगे। मोदी जी तो 10 वर्षों से हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जितना सम्मान मोदी जी ने किया, पंच तीर्थों का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक का निर्माण किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जहां उन्होंने अपने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, इंग्लैंड की उस मकान को खरीद करके अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और उसके लिए इंडिया हाउस के रूप में उसे स्थापित करके इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक स्मारक इंग्लैंड में भी बनवाया और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। ये मोदी जी के कारण हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना सार्वजनिक जीवन दिल्ली के अंदर जिस मकान में रह के किया था, उससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बौद्ध धर्म यानी दीक्षा जहां नागपुर में जिस स्थल पर ली थी, उसे भव्य स्मारक बनाने का काम मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि मुंबई को भव्य स्मारक के रूप में स्थापित करने का काम मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने किया। मोदी जी को आप यहां पे मोदी जी के बारे में गलत सूचनाएं देते रहे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने वाली कांग्रेस आज जनता को गुमराह करने में सफल हो गई है। वही पंचतंत्र की कथा मुझे याद आ गई। आरक्षण समाप्त कर देंगे। आरक्षण मैंने तो आपके सामने एक झलक प्रस्तुत की। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली। पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं,